Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और guys आज हो गया है 15 मार्च 2026 और आज का आपका बिहार सिविल कोड का जो पियोन का एग्जाम होना था वो कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 15 मार्च 2026 को कंडक्ट कराया गया ये आपका बिहार सिविल कोड पियोन का जो एग्जाम है उसके डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के बारे में। गाइस जो बिहार सिविल कोड है उसके द्वारा कंडक्ट किया गया ये जो एग्जाम होता है जिसका हम नाम जानते ही हैं बिहार सिविल कोड पियोन एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है जो कि जो कोड सिस्टम होते हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोड्स के जो जॉब होते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो गाइज वो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि कोच सिस्टम में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ज़रूर से इसका जितना भी यू कैन हैव द मोस्ट ऑफ इट तो प्लीज़ उसको ज़रूर से अवेल करिएगा। हर साल ही इस रिक्रूटमेंट के लिए ना काफ़ी सारे लार्ज नंबर में कैंडिडेट्स जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इसीलिए इस एग्ज़ाम का जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इतना ज़्यादा वो है तो इसीलिए हर साल उसका जो कंपटीशन हो रहा है वो हाई से हाई होता चला जा रहा है। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो 15 मार्च का जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस जिसमें हम देखने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस। यस गाइज यू हर्ड मी राइट, वो सारे ही क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में आपसे पूछे गए थे, चाहे वो हिंदी हो। सो गाइज एज आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो सारे ही क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में आपसे पूछे गए थे, चाहे गाइज वो हिंदी के क्वेश्चंस हों, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चंस हों या फिर हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट्स चाहे वो हिंदी हो आपका, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, वो सारे ही क्वेश्चंस इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो आज के इस पेपर बिहार सिविल कोड पियोन का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलोंग विद देयर आंसर्स। सो गाइज अगर आपने आज के एग्जाम दिया है या फिर आने वाली वाली शिफ्टियों में आपके एग्जाम लगे हुए हैं या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूर से इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यस बिहार सिविल कोड पियोन का जो एग्जाम हुआ है उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आपको बताते हैं। बट येस बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सो यू नेवर मिस एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि हम इस तरह के हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज के इस पेपर में पूछे गए हैं। सो गाइस सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं कि हिंदी सेक्शन में किस तरह के क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आज के इस पेपर में आपको पूछा गया, मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन गिवन थे, उसमें से आपको जो परफेक्टली यहाँ पर सूटेबल करता है उस ऑप्शन को टिक करना था। सो गाइस मोहन ने दृढ़ता एक ऑप्शन गिवन था, वो करेक्ट आंसर होगा। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। नेक्स्ट गाइज आपको क्वेश्चन में क्या करना था, जो मतलब चार ऑप्शंस में से आपको देखना था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है। तो देशज जो आपका शब्द था वो था लोटा, तो लोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं कि यौगिक शब्द जो है वो कौन सा है। तो चार ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से एक शब्द जो यौगिक है वो है विद्यालय, तो विद्यालय वहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मृगनयनी का उपयुक्त समास पूछा गया था कि जो मृगनयनी है उसका उपयुक्त समास कौन सा है। तो गाइज उसका उपयुक्त समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, नीलांबर का उपयुक्त समास कौन सा पूछा गया था कि जो नीलांबर है उसका उपयुक्त समास कौन सा है, तो वो होगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट आपको अस्त वर्ड का विलोम शब्द पूछा गया था कि अस्त वर्ड का विलोम शब्द क्या होगा, तो गाइज वो होगा उदय।
नेक्स्ट आपको गाइस क्या गया था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कुछ चीज दिया गया था जिसमें आपको बताना था कि वहां पे कौन सा सूटेबल ऑप्शन आना चाहिए। तो ताजमहल डैश का एक अद्भुत नमूना है, तो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, तो वहां पर आपको स्थापत्य कला ऑप्शन चूज करना था। नेक्स्ट इज कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, तो गाइस कृत्रिम का विलोम शब्द वो होगा प्राकृतिक। नेक्स्ट है मेरे दोस्त के लिए चाय ले आइए, ये चाला ही कर दिया है यहाँ पर, इसको अलग कर लीजिएगा, चाय ले आइए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था, मेरे दोस्त के लिए चाय ले आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो गाइज वो होगा आपका संप्रदान कारक। नेक्स्ट आपको पर्यायवाची पूछा गया था कि जो माँ वर्ड है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो गाइज माँ वर्ड का जो पर्यायवाची होगा वो होगा प्रसु। नेक्स्ट है किरण का पर्यायवाची, तो गाइज किरण का पर्यायवाची होगा मरीचि। नेक्स्ट है नेत्री शब्द का पुरलिंग क्या होगा, नेत्री शब्द का पुरलिंग होगा नेता। नेक्स्ट है ने किस कारक की विभक्ति है, तो गाइस ने जो वर्ड है इसमें किस कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक। नेक्स्ट आपको संकल्प वर्ड का उपसर्ग पूछा गया था कि जो संकल्प शब्द है उसका उपसर्ग क्या होगा, तो उसका होगा सम। संदेह का विशेषण आपसे पूछा गया था कि जो संदेह शब्द है उसका विशेषण क्या होगा, तो होगा संदिग्ध। इनमें से खेलना शब्द से बना हुआ विशेषण क्या है, तो गाइस जो खेलना शब्द है उससे बना हुआ जो विशेषण है वो है खिलाड़ी। कोई आया था, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग किया गया है, तो गाइज ये जो आपको दिया गया है सेंटेंस कोई आया था, इस वाक्य में अगर हम बात करें सर्वनाम भेद की, तो कौन सा सर्वनाम भेद प्रयोग किया गया है, तो वो है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट इज अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो इस वाक्य में सर्वनाम होगा कुछ। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ हो गया है आपका सर्वनाम। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अब यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जैसा कुछ बताना था कि ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ड आपको चूज करना था चार ऑप्शन में से जो कि उस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता हो। सो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे अवर्णनीय। नेक्स्ट अभ्यागत का उपसर्ग क्या होगा पूछा गया था, तो अभ्यागत का उपसर्ग होगा अभी। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो गाइस आंशिक शब्द का प्रत्यय होगा एक। नेक्स्ट है जैसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, तो कुछ एक शब्द जिसे हम बोलें कि इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे हम बोलेंगे अतीन्द्रिय। ओके, सामान्य नियम के विरुद्ध बात को क्या कहेंगे, तो सामान्य जो नियम होते हैं उसके विरुद्ध जो बात होती है उसको हम कहेंगे अपवाद। ओके, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ। ओके, नेक्स्ट इज एक आंख ना भाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गाइस एक आंख ना भाना इस मुहावरे का अर्थ होगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। नेक्स्ट आपको बताना था दिल पसीजना का मतलब। ठीक है, दिल पसीजना का मतलब होता है दया आना। ओके, नेक्स्ट आपको संज्ञा की दृष्टि से बताना था कि जो प्रयागराज शब्द है ये संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो गाइस हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज जो है वो संज्ञा की दृष्टि से एक दृष्टिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपको बताना था कि हिंदी से भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, अब क्योंकि यहाँ पर चार जो ऑप्शंस गिवन थे उनमें एक शब्द गिवन था अमेरी, अमेरी में भाव पता पड़ रहा है, तो इसीलिए अमेरी आपका भाववाचक संज्ञा है। ओके, तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो नंबर वन आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर एंड अ मोप्ड आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। ठीक है, 9:5 मतलब स्कूटर का हो गया आपका 9 और मोप्ड का हो गया 5। इफ अ स्कूटर कॉस्ट रुपीज 4,200, ठीक है, स्कूटर की जो कॉस्ट है वो 4,000
₹200 है, जो कि ऑब्वियसली मोब्ड से ज़्यादा है। तो आपको प्राइस पता करनी थी मोब्ड की। तो गाइस मोब्ड की प्राइस होगी, क्योंकि वो 9:5 में है, ₹5250। Okay, next question. In a yoga class, there were 12 members. Two members left the class and four new members joined the class. If the average age of members decreased by I'm so sorry. So, if the average age of members decreased by 4 years and the total age decreased by 2 years, then what is the new average age of the class? तो इस तरह अगर हम एज को ऊपर नीचे करते हैं, तो उस योगा क्लास में जहाँ पर 12 मेंबर्स हैं, वहाँ पर जो आपको नया एवरेज एज होगा वो होगा 23 इयर्स। ओके, नेक्स्ट है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 इयर्स? तो गाइस वो हो जाएगा 12.5%। Okay, next is the average age of a woman and her husband at the time of marriage was 23 years. ठीक है, एवरेज एज है एक वुमन की और उसके हस्बैंड की जब उनकी शादी हुई थी, इट वाज 23 years. 5 साल के बाद उनका एक बच्चा होता है एंड दे हैव अ चाइल्ड ऑफ 1 year. तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल फैमिली नाउ? ठीक है, 5 साल बाद एवरेज जो एज होगी तीनों की वो क्या होगी? तो गाइस इट इज गोइंग टू बी 19 years. Okay, next is the sum of three members. The sum of three numbers is 98. If the ratio between the first and the second is 2:3, and that between the second and the third is 5:8, then find the second number. तो guys जो second number होगा वो होगा आपका 30. Next is a sum of money doubles itself in 20 years at a certain rate of simple interest. How long will it take for this money to triple? तो गाइज एक 20 साल आप कह सकते हो, 20 साल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है जो कि अपने आप को डबल कर लेता है एट अ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइज वो ट्रिपल कब तक कर लेगा? तो ट्रिपल कर लेगा 40 इयर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। ठीक है, हिंदी की हैं। 50% जो बुक्स हैं वो हैं आपकी इंग्लिश, और उसके अलावा जो 30% किताबें बच जाती हैं वो है फ्रेंच। और उसके अलावा ये 20%, 50% और 30% किताबों को जब आप हटा देते हो, उसको हटाने के बाद जो 6,300 किताबें बचती हैं वो हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। तो आपको पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में। तो गाइज जब इन तीनों को हम मिलाते हैं, तो तीनों चारों का जब हम जोड़ करते हैं, तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 22,500। जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं जो कि लाइब्रेरी में मौजूद हैं वो 22,500 हैं, जिसमें से 6,300 तो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और बाकी की आपकी हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच की हैं। Okay, the ages of a father and his son are in the ratio 17:7 respectively. So sorry. 6 years ago this ratio was 3:1. ठीक है, 6 साल पहले ये जो रेशियो 17:7 है, वो जो है 3:1 था रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट में जो फादर की एज है वो क्या होगी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा 51 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है, a boy buys bananas at the rate of 11 bananas for rupees 10 and sells them at the rate of 10 bananas for rupees 11. What is the profit percentage made by the boy? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्जर्स नहीं है, सोल्ड हिज वॉच, ओ सो सॉरी गॉड। Okay, a person sold his watch for rupees 144 and got a percentage of profit equal to the cost price. Find the cost price of the watch. तो यहाँ पर cost price जो है वो watch का 80 rupees का निकल कर आता है। Okay, next question. A and B together, they can do a piece of work in 8 days.
फिर बी एंड सी जो है वो साथ में काम को खत्म कर सकते हैं 12 दिन में, फिर जो सी और ए है वो साथ में काम को खत्म कर सकते हैं 15 दिन में। तो आपसे पूछा ये गया था कि कितने दिनों में जो सी है वो अकेला उस कार्य को खत्म कर सकेगा। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 डेज। क्यों? क्योंकि जब ए और बी मिलके एक काम को 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, बी और सी जो है वो उसको 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, सी और ए जो है वो उसको 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप सी का अलग से सेपरेटली वो काम को खत्म करने का निकालोगे तो वो होगा 95 डेज। ओके, नेक्स्ट है, अ सम ऑफ मनी वन इंक्रीज्ड बाय इट्स सेवेंथ पार्ट अमाउंट टू 40 रुपीज, फिर आपको बताना है टोटल सम क्या होगा। टोटल सम होगा 35 रुपए। Okay, next है 300 grams of sugar solution has 40% of sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 ग्राम ऑफ शुगर। ओके, नेक्स्ट है, what sum of money at compound interest will amount to rupees 650 at the end of 1 year and rupees 676 at the end of 2 years? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 625 रुपीज। Okay, next question. An amount of money grows up to rupees 4,814 2 years and up to 5,324 in 3 years at compound interest. तो आपको rate of percentage जो है per annum वो बताना है, तो it is going to be 10%. Okay, next है, find the area of a square whose diagonal is 6 meter long. तो यहाँ पर हो जाएगा 18 meter square. Next question, if 40% of a number is 360, what will be the 15% of 15% of the number? तो guys वो हो जाएगा आपका 20.25. Okay, how many meters of a carpet, 75 centimeter wide, will be required to cover the floor of a room which is 20 meters long and 12 meters broad? इस question का आंसर क्या होगा guys? I would want you guys to answer the particular yes, answer this particular question. So जरूर से comment में आंसर को बताइएगा। ओके गाइज, अब इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें आपको एंटोनिम एक क्वेश्चन पूछा था गाइज आज, जिसमें जुबिलियंट का आपको ऑपोजिट बताना था। जुबिलियंट का एंटोनिम होगा सोरोफुल। इसी तरह से गाइज आपको नियरेस्ट मीनिंग का जो आपको वर्ड गिवन था उसका नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना था उन 4 ऑप्शन में से, जिसको हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं। तो जिसमें आपको एक वर्ड गिवन था जुडिशियस, तो जुडिशियस जो होगा वो हो जाएगा वाइज, और इसी तरह से आपको कंडेम भी पूछा गया था जो होगा डिनाउंस। नेक्स्ट आपको इडियम्स पूछे गए थे, तो गाइज इडियम्स में है टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट मतलब टू डू हार्म एज डन टू यू, ठीक है। और टर्न अ डेफ मतलब टर्न अ डेफ ईयर मतलब टू पे नो अटेंशन, टू पे नो हीड। इसी तरह से गाइज आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स चूज करने थे। आपको 4 ऑप्शन गिवन में थे, जिसमें से 3 ऑप्शन जो गिवन थे वो इनकरेक्टली स्पेल्ड थे, तो आपको पता करना था कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो दीज आर द वर्ड्स जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स थे, जिसमें नंबर 1 अबंडेंस का ये वाला स्पेलिंग वाला वर्ड सही था। इसी तरह से लग्जरी का ये वाला जो वर्ड गिवन था वो सही था। पर्टिकुलर का ये स्पेलिंग सही है। कैसेट का ये स्पेलिंग सही है। और चूज का ये स्पेलिंग सही है। तो आपको देखना है जो भी ऑप्शन में ये वाले ऑप्शंस गिवन थे वो आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज हर decent, wait a second, her decent attitude compensates dash her short temper। तो यहाँ पर आपका आ जाना था for। लाइकवाइज द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई। अब यहाँ पर गाइज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि विद आना चाहिए, लेकिन क्योंकि विद जो था वो ऑप्शन में नहीं गिवन था, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो था वो है ऑफ।
ऑब्वियसली जब विद गिवन होता तो आपका विद करेक्ट आंसर होता, बट क्योंकि विद ऑप्शन में नहीं गिवन था इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। Okay, because of the heavy rain, the match was dash. The match was called off. The man is blind. सो गाइज ये था हमारा 15 मार्च 2026 का आपका जो बिहार सिविल कोर्ट पियोन का एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस, जिसमें मैंने वो सभी क्वेश्चन आपके साथ शेयर करे हैं जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स के द्वारा पता चल चुके थे हम उसको आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर आपको लगता है इफ यू नो आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, तो जरूर से कमेंट। And also, while watching the video, if you guys go through any query, any question, any suggestion, or any recommendation for the video for the channel, so very much welcome to all of you all, recommendations and suggestions. आप please ज़रूर से उसको comment section में mention कर दीजिएगा. We would, definitely work upon that. And yes, अगर आपने आज का एग्जाम दिया है तो comment section में ज़रूर से बताइए कि आपके कितने attempts रहे हैं, आपको पेपर कैसा लगा, easy लगा या डिफिकल्ट लगा या मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहा, या फिर कौन सा सेक्शन हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का कौन सा आपको ऐसा लगा कि इट वाज वेरी इजी या वेरी टफ। तो ज़रूर से बताइएगा, बिकॉज जो आपके फीडबैक हमें मिलते हैं वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं टू हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। तो प्लीज़ ज़रूर से वो सारा बताइएगा, और जो भी आपका फीडबैक रहता है उससे हम अपकमिंग शिफ्ट्स के कैंडिडेट्स को भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने परिवारजन, अपने यारों दोस्तों सभी को शेयर करें जिससे कि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। एंड बिहार सिविल कोर्ट पियोन एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ज़रूर से भेजिएगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी उनको मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स।